हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का एक चैप्टर है जो कंसाइनमेंट अकाउंट है, उसके एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाला हूं, जिसमें आपको कैलकुलेटिव टाइप के भी एमसीक्यू आ जाएंगे और थियरी टाइप के भी एमसीक्यू आ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजों में विथ इन 2-3 डेज एमसीक्यू टेस्ट चालू हो रही है, तो मतलब आपको इसमें भी हेल्पफुल रह जाएगा। इस पर्पज़ से मैंने यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट के एमसीक्यू आपको सॉल्व करवाऊंगा, जो कि आज इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू में आपको सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें सभी टाइप के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे एमसीक्यू कंसाइनमेंट अकाउंट के रिलेटेड। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखो, आपको यहाँ पर फर्स्ट एमसीक्यू पढ़ो, पहले क्या लिखा है उस हिसाब से, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते। देखो, आपको पहले तो ये जो एमसीक्यू होते हैं ना स्टूडेंट्स, उसमें ध्यान से पढ़ना होता है कि क्या पूछा है। बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन जब भी मैंने आपको पूछा था, ठीक है, टेस्ट के अंदर, तो वहाँ पर गलत कर दिया था। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है कि कौन सा करेक्ट, ओके, कौन सा करेक्ट है वो पूछा है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते, सीधा प्रिंसिपल और एजेंट देख के ये राइट कर लेते, लेकिन पूरा नहीं पढ़ते। आपको सही सेंटेंस पूछा है, मतलब 4 में से 3 गलत होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, पहला सेंटेंस ये है कि कंसाइनर एंड कंसाइनी एंटर इन द एग्रीमेंट फॉर द सेल्स। देखो, ये कभी भी सेल्स के एग्रीमेंट में वो एंटर नहीं होते, ठीक है। मतलब जब भी कंसाइनर जो होता है वो गुड्स सेंड करता है, किसको, कंसाइनी को, तो जब भी वो गुड्स सेंड करता है ना, तो वो सेल्स नहीं होता, पहली बात, ठीक है। ये जो होता है ना, वो प्रिंसिपल होता है, और ये जो होता है वो एजेंट होता है, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होता है। ये गुड्स बेचने के लिए उसको देता है, बेच थोड़ी दिया। जब कंसाइनी आगे किसी को बेचेगा ना, तब उसको सेल्स माना जाता है, ठीक है। यहां पर सेल्स नहीं माना जाता। तो ये तो आपका रॉन्ग था। तो यहां पर लिखा है द रिलेशन बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज दैट ऑफ अ ट्रेडर एंड कस्टमर। क्या ये ट्रेडर होता है और ये कस्टमर होता है? कंसाइनी कस्टमर नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग होता है। कंसाइनी तो एजेंट होता है। यहां पर बोला प्रिंसिपल और एजेंट, और बहुत सारे स्टूडेंट ये राइट कर लेते, ठीक से पढ़ते नहीं है। यहां पर लिखा है कंसाइनर एंड कंसाइनी इज नॉट प्रिंसिपल एंड एन एजेंट, ऐसा लिखा है। तो ये तो गलत हो गया ना। कंसाइनर कंसाइनी तो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन रखते हैं, तो ये गलत हो गया। उसने नॉट डाल के क्वेश्चन को चेंज कर दिया। तो बच कौन गया? डी। अब ये तो राइट ही होगा। क्या लिखा है देखो, कंसाइन इज एंटाइटल टू रिटर्न द गुड्स इफ रिमेन अनसोल्ड। मतलब देखो, कंसाइनी के पास अगर कोई गुड्स अनसोल्ड रह जाता है, ठीक है, जो बेच नहीं पाता एजेंट, वो किसको रिटर्न कर देगा? प्रिंसिपल को। सीधी बात है, अगर आप किसी एजेंट को कुछ चीज़ बेचने के लिए देते हो, अगर उससे नहीं बेच पाता वो, तो आपको रिटर्न तो करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा थोड़ी है वो मतलब रख लेगा अपने पास। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर वो रिटर्न कर देगा। मतलब डी इज द राइट आंसर। चलिए, और हाँ स्टूडेंट्स, आपको अगर इस एमसीक्यू की पीडीएफ चाहिए और बाकी सब्जेक्ट की भी अगर एमसीक्यू की पीडीएफ अगर चाहिए, और एमसीक्यू मैं टेलीग्राम चैनल पे पहले भी शेयर कर चुका हूँ, वहाँ पर जाके आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी 160 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इन रिलेशन टू द कंसाइनमेंट अकाउंट। अब देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट के रिलेटेड यहाँ पर क्या चीज़ दिख रही है आपको, ठीक है। तो कंसाइनमेंट में देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, एक कंसाइनर जो होता है, ओके, वो क्या करता है? गुड्स सेंड करता है कंसाइनी को, ओके। और ये कंसाइनी जितना भी सेल्स करेगा ना, जितना भी ये बेचेगा आगे कस्टमर को, जितना भी ये सेल्स करेगा, वो इसकी डिटेल्स किसको सबमिट करवाएगा? कंसाइनर को। मतलब ये एजेंट जो भी बिजनेस, मतलब एजेंट ने जितना भी काम किया, जितना भी बेचा, वो कंसाइनर को सबमिट करवाएगा, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट सेल्स। जिसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट सेल। तो अकाउंट सेल कौन सबमिट करवाता है? कंसाइनी सबमिट करवाता है, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, तो कंसाइनी सेंड गुड्स, सॉरी, अकाउंट सेल्स टू कंसाइनर।
ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा राइट हो गया? बी। ठीक है, तो देखो आपको अगर लॉजिक पता है ना तो आप आराम से कर सकते हो, वरना ये क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टूडेंट ने रॉन्ग किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो डेल क्रेडिटर कमीशन के बारे में पूछा है। इन केस ऑफ डेल क्रेडिटर कमीशन बीइंग अलाउड टू कंसाइन एनी बैड डेब्ट इन कंसाइनमेंट बिजनेस फॉलोइंग विच बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द कंसाइनी बुक्स। ओके, मतलब आपको ये पूछा है कि अगर डेल क्रेडिटर कमीशन अगर दिया है, ठीक है, डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है कंसाइनी को, तो बैड डेब्ट के रिलेटेड कौन सी एंट्री होती है? ओके, कौन सी एंट्री होती है? एनी बैड डेब्ट इन कंसाइनमेंट बिजनेस फॉलोइंग विल बी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द कंसाइनी बुक। देखो कंसाइनी के बुक्स में पूछा है। देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये जो डेल क्रेडिटर कमीशन होता है ना, अगर वो कंसाइनी को मिलता है, कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन अगर मिलता है, कंसाइनी को अगर डेल क्रेडिटर कमीशन मिलता है, तो जो भी बैड डेब्ट होता है ना उसका रिस्पॉन्सिबल कंसाइनी होता है। ठीक है, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन मिला है तो जो बैड डेब्ट होगा ना, बैड डेब्ट जो भी होता है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है? कंसाइनी। तो सीधी बात है, ये जो कंसाइनी क्या करेगा, डेल क्रेडिटर कमीशन जो है वो उसकी इनकम हो गई, मतलब कंसाइनी की तो डेल क्रेडिटर कमीशन इनकम हो जाती, तो इनकम में से वो बैड डेब्ट को क्या कर देगा? माइनस कर देगा, मतलब डेबिट करेगा। मतलब कंसाइनी क्या करेगा, डेल क्रेडिटर कमीशन जो है वो उसमें से अपनी बैड डेब्ट की अमाउंट को एडजस्ट करेगा। तो यहां पर आपको कौन सा सही दिख रहा है और कंसाइनी के पर्पज से बताना है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये जो सी ऑप्शन है वो राइट है, कमीशन अकाउंट शैल बी डेबिटेड। मतलब आपको जो कमीशन अकाउंट होता है ना, आपको पता है इसकी एंट्री क्या होती है? जो कमीशन अकाउंट होता है ना, यहां पर आप लिखते हो डेल क्रेडिटर कमीशन, तो यहां पर डेबिट साइड आप लिखते हो बैड डेब्ट। ठीक है, तो ये एंट्री होती है कि कमीशन अकाउंट में वो डेबिट होता है, और ये डेल क्रेडिटर कमीशन किस कौन सी साइड जाता है? क्रेडिट साइड जाता है। नॉर्मल कमीशन भी क्रेडिट साइड जाता है, क्योंकि कमीशन जो है ना वो एजेंट मतलब कंसाइनी की इनकम है, तो वो डेबिट साइड वो बैड डेब्ट एंट्री करेगा। और देखो कुछ भी नहीं समझ में आता तो एक चीज़ तो आपको पता है ना कि बैड डेब्ट मतलब नुकसान है, मतलब वो डेबिट ही होगा, ये तो पता है। बैड डेब्ट जो है वो नुकसान होता है, वो डेबिट होता है। तो बैड डेब्ट डेबिट होता है, तो यहाँ पर तो क्रेडिट लिखा है, तो मतलब ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, और आपको कंसाइनी के पर्पज से पूछा है, तो कंसाइनर तो यहाँ पर क्या करेगा? ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया आपका आंसर। और रह गया डेटर। अब डेटर्स को इससे क्या लेना देना? ठीक है, क्योंकि आपको कंसाइनी को मतलब कमीशन मिल रहा है ना, तो कमीशन वो अपनी इनकम में से ही तो एडजस्ट करेगा बैड डेब्ट को, तो कमीशन में से ही वो एडजस्ट करेगा बैड डेब्ट को। ठीक है, तो मतलब यहां पर ये जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक इज ऑल्सो नोन वाइल द प्रिपेयरिंग द कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, मार्केट प्राइस के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा है, कौन सा होना चाहिए? आपको पता है जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वो आप किस तरीके से बताते हो? आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, ठीक है, दोनों में से जो लोअर होता है ना वो प्राइस पे बताता है, जो कम प्राइस है। मतलब अगर समझो कि कॉस्ट प्राइस आपकी 10,000 है और मार्केट प्राइस आपकी 8,000 है, तो आप क्लोजिंग स्टॉक कितना बताओगे? 8,000। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अगर आपकी कॉस्ट प्राइस अगर मानो 10,000 है लेकिन मार्केट प्राइस 12,000 है, तो आपकी लोअर अमाउंट कौन सी है? 10,000, तो आप 10,000 बताओगे। दैट्स इट। मतलब यहां पर कौन सा ऑप्शन राइट है? क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। सीधी बात है। तो यहां पर ये हायर वाला तो क्या कर रहा है? ठीक है, वो तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इन ए कंसाइनमेंट अकाउंट एबनॉर्मल लॉस इज डेबिट। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने जब ये क्वेश्चन पूछा था टेलीग्राम चैनल पे, तो बहुत लोगों ने इसको रॉन्ग किया था। ठीक है, रॉन्ग किस पर्पज से किया था? आपको पता है कंसाइनमेंट
ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट जब बनाते हो ना तो यहां पर आप क्रेडिट साइड बताते हो। एब नॉर्मल लॉस जो होता है ना वो आप क्रेडिट साइड बताते हो, यहां पर लिखते हो। और क्या लिखते हो? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप क्या लिखते हो यहां पर? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हो। यहां पर लिखते हो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन यहां पर आपको पूछा है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर मिस्टेक कर जाते हैं, आपको पूछा है डेबिटेड, क्या डेबिट होगा? ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या डेबिट होगा? तो देखो अब बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट लिख के आते हैं। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट टिक करते हैं। अरे कंसाइनमेंट अकाउंट में तो वो क्रेडिट होता है, तो डेबिट पीएनएल अकाउंट में होता है। ठीक है, डेबिट किस में होता है? पीएनएल अकाउंट में होता है। अगर यहां पर डेबिट के जगह क्रेडिट पूछा होता ना, ठीक है, तो आपका आंसर होता कंसाइनमेंट अकाउंट। तो आपका आंसर होता कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट कंसाइनमेंट अकाउंट में होता है, डेबिट पीएनएल अकाउंट में होता है। उसकी एंट्री क्या होती है? ऐसे होती है, देखो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री होती है एब नॉर्मल लॉस की। अगर ये सेम चीज यहां पर एब नॉर्मल लॉस के जगह नॉर्मल लॉस पूछ लिया होता, नॉर्मल लॉस, तो आपको यहां पर एक ऑप्शन होता नन ऑफ द अबव, या तो नो एंट्री। आपको पता है नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती, नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं होती, नो एंट्री। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने दोनों बता दिया। देखो मैंने आपको जो एमसीक्यू करवा रहा हूँ पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से करवा रहा हूँ, आपको सब कुछ बता के। ठीक है, एक ही एमसीक्यू के अंदर सब कुछ वैरायटी बता के करवा रहा हूँ। और ये जो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ हो, अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखिए। ओके, वहाँ पर मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। डेल क्रेडिटर कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन, अच्छा डेल क्रेडिटर कमीशन किसके ऊपर कैलकुलेट होता है पता है आपको? ओनली क्रेडिट सेल्स के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, ओनली क्रेडिट सेल्स के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। तो ये तो एकदम सिंपल सा हो गया। एबनॉर्मल लॉस 40,000 अकर इन कंसाइनमेंट बिजनेस एंड द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट 60,000 क्लेम, तो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ? अब देखो यहां पर आपका एबनॉर्मल लॉस कितना हो रहा है? 40,000 हो रहा है। उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कितना दिया? 60% पैसा दे दिया। तो 60% पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, सही ना? तो 60% पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया ना, तो कितना आ जाएगा? 24,000, 24,000। तो मतलब आपको 16,000 का पीएनएल अकाउंट में नुकसान हो जाएगा, आपको पीएनएल अकाउंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आपको यही पूछा कि एब नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा। वैसे तो 40,000 हुआ था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने हेल्प कर दी, 24,000 दे दिया, तो आपका लॉस कम होके 16,000 हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 16,000। अगर इंश्योरेंस कंपनी एक भी रुपया नहीं देती तो आपका आंसर 40,000 हो जाता। ठीक है, चलिए। पटेल एंड सन्स हैव सेंट 25,000 किलो टी गोल्ड ऑन कंसाइनमेंट ₹150। ओके, फिर यहां पर बोला गया एंड पेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 25,000 ड्यूरिंग द ट्रांजिट 1,000 kgs were totally destroyed. इंश्योरेंस कंपनी पेड 1,45,000 फॉर द सेम। ओके, आपको बोला गया नॉर्मल लॉस की अमाउंट बताइए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है कितनी टी जो है वो बेच रहा है? 25,000 kgs, और 1 kg का 150 रुपीज प्राइस है। मतलब आप सोचो 25,000 इंटू 150 कितना हो रहा है? 25,000 इंटू 150, ठीक है, पर केजी है। तो मतलब आपका यहां पर 37,50,000 आंसर आ गया, और उसमें आपने 25,000 का कुछ एक्सपेंसेस किया है। ठीक है, और आपका यहां पर 37,75,000 क्या हो गया? आंसर आया। और ये जो है ना वो 25,000 मतलब 25,000 kgs टी का प्राइस हो गया। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके से जाएंगे ना तो उसको कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि देखो इस तरीके से जाओगे उससे बेहतर, देखो मैं आपको एक
बहुत ही इजी तरीका बताता हूँ इससे भी, ठीक है। ऐसे मत करो, एमसीक्यू में आप थोड़ा अप्रोच रखो शॉर्ट में सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे शॉर्ट में सॉल्व होगा। देखो 25,000 केजीज टी का जो प्राइस था वो कितना था, मतलब 1 किलो टी का प्राइस था 150, ठीक है, पर केजी। मतलब 1 किलो अगर चाय पत्ती का जो प्राइस था वो 150 किलो था, 150 केजी। अब यहां पर कंसाइनर ने कंसाइनी को जब सेंड किया था तो 25,000 का एक्सपेंस भी किया था। तो आपने सोचो, आप कोई चीज खरीदते हो और उसके ऊपर एक्सपेंस करते हो तो आपको ऐसा लगता है, देखो जैसे मैं समझाता हूं, आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, लेकिन 100 रुपए की खरीदने के बाद आपने उसके ऊपर 10 रुपए का खर्चा किया, तो आपको वो चीज कितने में पड़ी? आप ऐसा बोलोगे मुझे 100 रुपए में पड़ी, नहीं, आपको बोलोगे 110 में पड़ी वो, ठीक है। ये बात आई समझ में? मतलब कोई चीज आप 100 रुपए में खरीदते हो तो 10 रुपए उसके ऊपर खर्चा हो रहा है, तो आपको 110 में हो गया ना उसका कॉस्ट। तो देखो यहाँ पर 150 की कॉस्ट थी और उसने 25,000 का खर्चा किया 25,000 टी के लिए, मतलब 25,000 रुपीज़ का उसने एक्सपेंस किया, वो भी 25,000 केजीज के लिए। मतलब 1 किलो के लिए 1 रुपये का खर्चा हुआ पर केजी, ठीक है। तो मतलब चाय की प्राइस कितनी हो गई? इतने रुपए हो गई, ठीक है। सीधा सीधा दिख रहा है 150, वो 25 डिवाइड बाय 25 करोगे, 25,000 डिवाइड बाय 25,000, 1 रुपये का एक्सपेंस आएगा। और वो 1 रुपये का एक्सपेंस जैसा आप रिकॉर्ड करोगे वैसे आपको पता चल जाए 1 रुपये का खर्चा, मतलब 151 रुपये, 151 रुपीज़ की प्राइस हो गई। अब यहाँ पर आपको कितने का नुकसान हुआ, कितने का ट्रांजिट में नुकसान हुआ? मतलब 1,000 चाय पत्ती आपकी डिस्ट्रॉय हो गई ट्रांजिट में। मतलब 151 इंटू 1,000 करोगे तो आपको मिलेगा 151, ओके, इंटू 1,000। मतलब आपकी जो नॉर्मल लॉस है, एब नॉर्मल लॉस, वो इतना आ गया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा भी तो दिया ना, इंश्योरेंस कंपनी ने भी तो हेल्प की आपकी, ओके। इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी हेल्प कर दी, तो आपको अभी नुकसान कितने का हो रहा है? सिर्फ 6,000 का हो रहा है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्या होगा? आंसर ए, ठीक है। तो देखो सिंपल सा आपका यहां पर क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चनों में। अब देखो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें देखो क्या लिखा है। विजय कंसाइन 10,000 लीटर केमिकल टू रमेश at the rate of 1.90 per liter, and while the sending the goods expenses incurred were 10,000. Okay, there was a shortage 500 liter chemical due to the natural causes. Okay, Ramesh sold 5700 liters chemical at the rate of 2.85. He is entitled to get 5% commission then value of closing. So अब देखो यहाँ पर बहुत चीज फालतू की दे रखी है, इसका कोई काम नहीं था, ठीक है। इसका कोई काम नहीं था, ना इसका कुछ काम था। हमें कमीशन निकालना है क्या? नहीं ना, तो फिर कमीशन क्या कर रहा है यहाँ पर? सीधी बात है। तो आपको मतलब फंसाने के लिए बहुत कुछ इधर उधर की भी चीज दे के रखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 10,000 लीटर का क्या था? केमिकल था, उसकी प्राइस क्या थी? 1.90। तो आप फटाफट से कैलकुलेटर लगाओ कि 1.90 इंटू मतलब इतना करते हो तो आपका मतलब 19,000 का मतलब केमिकल हो गया। अब उसमें से आपने 1,000 का खर्चा कर दिया तो मतलब आपको 20,000 रुपये का केमिकल पड़ गया अभी, ठीक है। मतलब आपका 10,000 लीटर केमिकल का जो प्राइस था वो भी 20,000 हो गया। अब उसमें क्या बोल रहा है कि 500 लीटर तो आपका वैसे ही मतलब क्या हो गया? शॉर्टेज हो गया। अब ये शॉर्टेज होता है ना, वो नॉर्मल लॉस होता है। क्या होता है? नॉर्मल लॉस। ये क्या होता है? नॉर्मल लॉस होता है। अब नॉर्मल लॉस में मैंने आपको बताया भी हुआ है कि यहाँ पर रुपीज़ नहीं लिखते हम, नॉर्मल लॉस में हम कभी भी रुपीज़ नहीं लिखते। तो यहाँ पर 9500 हो गया और ये 20,000 हो गया। अब यहाँ पर उसने क्या बोला, 5700 जो है ना, 5700 वो उसने बेच दिया। मतलब इसमें से 5700 बेच दिया तो कितना बच गया? मतलब 9500 केमिकल में से 5700 केमिकल बेच दिया तो 3800 केमिकल बचा। तो आप क्या करोगे? 9500 केमिकल की जो प्राइस थी, 9500 केमिकल की जो प्राइस थी वो कितनी रुपीस थी? 20,000। तो 3800 केमिकल की जो प्राइस थी वो आपको पता चलेगा कितनी होगी?
ओके मतलब 20,000 इंटू 3800 डिवाइड बाई 9500 कितना आ जाएगा? 8,000 आ जाता है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कंप्लीट काम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10, क्वेश्चन नंबर 10, अ कंसाइनी हैज अ सोल्ड। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर है ना ऐसे बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आप पहले ये देखो कि क्वेश्चन में ढूंढना क्या है। ठीक है, वरना आपको पता है कि क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे फिर कुछ चीज़ तो आधी अधूरी काम की नहीं होती। तो पहले एमसीक्यू में फटाफट से ये देख लो, आपको टोटल कमीशन पूछा है। ठीक है, मतलब टोटल कमीशन निकालने पे फोकस करना है। तो क्या करना है, देखो यहाँ पर इनवॉइस प्राइस है ओके 2 लाख और एट 2,25,000 कैश में बेचा। मतलब आपको देखो इनवॉइस प्राइस दे रखी और आपने बेचा कितने में वो दे रखा है। तो 2 लाख के गुड्स को आपने 2,25,000 में बेचा ऐसा बोला, और बोला गुड्स इनवॉइस 250, मतलब 2,50,000 का जो गुड्स था उसको आपने 3,25,000 में बेचा। तो फटाफट से लिखते जाओ इसको। ओके, फिर बोला कि गुड्स ऑफ इनवॉइस प्राइस 50,000 वॉज सोल्ड टू मिस्टर जोशी ऑन क्रेडिट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कंसाइनर एंड गुड्स ₹50। ओके, मतलब इनवॉइस प्राइस 50,000 थी। ओके, और जोशी को बेचा। ठीक है, जोशी को बेचा, तो जोशी को कितने में बेचा वो बताया क्या? नहीं बताया ना, तो मतलब समझ लो कि वो 50 पे ही बेचा होगा। ठीक है, और यहां पर और कौन रह गया? 15,000 के गुड्स पर 15,000 वॉज परचेज बाई, मतलब 15,000 के गुड्स उसने खुद परचेज कर लिए, तो 15,000 का 15,000 लिख। ठीक है, और फिर बोला द डैमेज गुड्स वॉज सोल्ड फॉर ₹10,000। ओके, डैमेज गुड्स भी उसने 10,000 में बेच दिया। ठीक है, मतलब डैमेजेस गुड्स कुछ होंगे उसको 10,000 में उसने बेच दिया। तो मतलब टोटल सेल्स कितना हो गया आप निकाल सकते हो टोटल। देखो 2,25,000 प्लस 325 प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000, मतलब आपने 6,25,000 में बेचा। ठीक है, 6,25,000 का बेच दिया। अब यहां पर आपको पूछा है कमीशन निकाल, तो देखो क्या लिखा है, 5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स ओके, 3% डेल क्रेडिट कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स ओके, और 10% कमीशन ऑन सेल्स अबव द इनवॉइस प्राइस। तो देखो यहां पर अबव द इनवॉइस प्राइस कितनी है, देखो 25,000 है, मतलब आपने ज्यादा प्राइस लेके कितने में बेचा, देखो 2 लाख का गुड्स 3,25 में बेचा, यहां पर 2,50 का गुड 3,25,000 में बेचा, वो 2,25 में बेचा था। तो मतलब यहां पर 75,000 ज्यादा लिया था आपने, और यहां पर तो कुछ ज्यादा लिया ही नहीं। तो आपने एक्स्ट्रा कितना लिया था? 1 लाख, मतलब अबोव द इनवॉइस प्राइस आपने कितनी चार्ज किया? 1 लाख। ठीक है, तो अब देखो यहां पर कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। 625 जो था ना वो आपका टोटल सेल्स था। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको 5% कमीशन देना। फिर आपको डेल क्रेडिट कमीशन, तो डेल क्रेडिट कमीशन आप उस पे ही दोगे जिसको आपने उधार पे बेचा था। क्रेडिट पे किसको बेचा था? इसको क्रेडिट पे बेचा था। तो 325 को आपने क्रेडिट पे बेचा था, और यहां पर आपने 1 लाख एक्स्ट्रा लेके जो बेचा था पैसा, वो उसके ऊपर आप 10% कर दो, और इन सबको आप कंसीडर करो, तो आपका टोटल आंसर 1000 आ रहा है। 51,000 आपका आंसर आ रहा है। चेक कर लो, 625 का 5% करो, 325 का 3% करो, और 1 लाख का 10% कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। सबका टोटल कर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन देखो, 11th नंबर में क्या लिखा है, कंसाइन रिसीव द डेल क्रेडिट कमीशन ओके, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 ऑन क्रेडिट ओके, क्रेडिट पे बेचा, आउट ऑफ 1 डेटर्स 500 बिकम बैंकरप्ट ओके। देखो क्या लिखा, आउट ऑफ इट 1 डेटर्स ऑफ ₹500 बिकम बैंकरप्ट, 25 पैसा इन a rupees, 25 paisa in a rupees is received from him, then in the books of the consignee bad debt is recorded as। देखो बैड डेप्ट कितनी हुई हो वो पहले देखो। 500 का 25% पैसा मिल रहा है, बाकी का पैसा नहीं मिलने वाला।
मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 500 रुपये का जो बैड डेब्ट हो रहा है ना, 500 का जो बैड डेब्ट हो रहा है उसमें 25% पैसा मिल रहा है। 25 पैसा का मतलब क्या हो जाता है, 25 पैसा का मतलब क्या हो जाता है, एक तरीके से 25% हो जाता है। एक चीज याद रखो, 25 पैसा का मतलब हो जाता है 25%। तो इसका 25% आपको रिसीव्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है। तो इसका 25% करोगे 125 हो जाएगा। तो आपको बैड डेब्ट कितनी होने वाली है, बैड डेब्ट कितनी होने वाली, तो यहां पर 375। ठीक है, और ये आपको पूछा है कंसाइनी, कंसाइनी कितना बैड डेब्ट रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, कंसाइनी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन मिला हुआ है। अगर ये नहीं मिलता तो ये बैड डेब्ट की एंट्री कौन रिकॉर्ड करता, कंसाइनर। ठीक है, यहां पर कंसाइनी रिकॉर्ड करेगा, अगर ये डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिला होता तो कंसाइनर रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, मतलब देखो डेल क्रेडिट कमीशन, अगर ये डेल क्रेडिट कमीशन मिला है तो इसकी एंट्री कौन करेगा, कंसाइनी। ठीक है, किसकी, बैड डेब्ट की। बैड डेब्ट एंट्री कौन करेगा, कंसाइन। लेकिन अगर ये कमीशन नहीं मिला डेल क्रेडिट तो यहां पर बैड डेब्ट की जो एंट्री है वो कौन करता है, कंसाइनर करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में। ठीक है, ये दो चीज याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कमीशन द कंसाइनर कंसाइन 1500 मतलब 1500 लीटर केमिकल टू द कंसाइनी एट द रेट ऑफ 50 पर लीटर एंड पेड एक्सपेंसेस 10,500 ड्यू टू। ओके, इतना पहले देखो ध्यान से कि 1500 लीटर केमिकल सेंड कर रहा है 50 रुपए के हिसाब से और खर्चा भी वो पे कर रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद यहां पर बोला गया, अब देखो केमिकल पता है ना, मतलब कभी कभी आप केमिकल का एक नेचुरल रीज़न होता है कि वो है ना, आप किसी बॉटल में भरते हो ना कोई भी केमिकल को तो वो उड़ जाता है, मतलब वो कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ उसका नेचर ही ऐसा है। तो देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि उसका रीज़न एक है कि 75 लीटर जो है ना वो मतलब केमिकल ऐसे ही मतलब उड़ गया है। ठीक है, मतलब इसका क्या हो गया, ये नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है। ओके, फिर उसके बाद कंसाइनी सोल्ड 1275 लीटर एट द रेट 75। इसका मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं था, उसको तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना था। तो देखो 1500 इंटू 50 करोगे, ओके, मतलब 1500 इंटू 50 करोगे तो आपको मिलेगा 75,000। फिर उसमें आप 10,500 ऐड करोगे। ठीक है, क्योंकि आपने उसके लिए खर्चा भी किया था। ओके, और ये आपका लीटर था, और ये जो लीटर था और ये रुपीस था। अब उसमें आपको पता है 75 लीटर्स तो आपका मतलब नॉर्मल लॉस हुआ था। ओके, नॉर्मल लॉस हुआ था। नॉर्मल लॉस हम रिकॉर्ड करते नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्ड थोड़ी करते हैं नॉर्मल लॉस का एंट्री, मतलब अमाउंट थोड़ी होती है, सिर्फ यूनिट्स कम हो जाता है उससे। 1425 मतलब 85500। अब उसमें से उसने इतना स्टॉक में था, उसमें से उसने कितना सोल्ड कर दिया, तो 1275 उसने सोल्ड कर दिया। ठीक है, तो देखो 1425 में से 1275 उसने सोल्ड कर लिया, तो मतलब बचा कितना, 150। तो देखो 1425 की वैल्यू क्या थी, 85500। तो 150 की वैल्यू क्या बचनी चाहिए, निकाल सकते हो। 8550 डिवाइड बाई 1425 इंटू 150, मतलब यहाँ पर 9000 उसकी वैल्यू बचेगी। यह आपका डी आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, बस कुछ नहीं करना हो। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला गया कंसाइनर कंसाइन गुड्स वर्थ 50,000 टू द कंसाइनी एंड पेड ₹2500 एक्स द एक्सपेंसेस। कंसाइनी पेड 500 for the freight and 250 for the octroi, okay, and commission of ₹2500 paid on sales of 80% goods. What will be the value of closing stock? देखो अब ये जो क्वेश्चन है वो कैसे करना है, देखो समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा भी है और इंपॉर्टेंट भी बनता है। देखो यहाँ पर आपको पता है 50,000 का गुड्स था,
रुपीज में। ओके, उसमें उसने एक्सपेंस कितना किया 2500 का, ठीक है, मतलब ये एक्सपेंस हुआ, ये आपकी कॉस्ट थी। तो आप टोटल करो 52500। उसके बाद उसने फ्रेट और ऑक्ट्रॉय पे किया, ठीक है, जैसे फ्रेट और ऑक्ट्रॉय पे किया, और फ्रेट और ऑक्ट्रॉय कितना था 500 और 250, मतलब वो दोनों अगर मिला दिया जाए उसमें तो आपका फाइनल आंसर होगा 53250। ठीक है, अब उसने क्या बोला 80% गुड्स बेच दिया है, मतलब ये समझो 100% गुड्स था, ठीक है, एक्सपेंस मतलब 100% गुड्स था, तो 100% गुड्स में से 80% बेच दिया, तो बचा कितना अभी, अभी कितना बच गया 80% बेच दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना परसेंट गुड्स बच गया 20% बच गया कि नहीं, सही ना। अगर 100% गुड्स में से अगर उसने 80% बेच दिया, ठीक है, तो कितना बच गया, मतलब 100 में से 80% सोल्ड कर दिया, तो आपका 20% गुड्स इन स्टॉक है। तो एक काम करो ना, 53250 का 20% कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा 10650। ठीक है, 10650 ये आपका आंसर आ, ठीक है, सिंपल सा था। ठीक है, यहां पर ये 2500 का कुछ काम नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्या लिखा है, श्रीकांत ऑफ बेंगलोर कंसाइन द गुड्स 50,000 ओके टू ओके जो भी मद्रास के मदन लाल, ओके मद्रास के मदन लाल को सेंड किया और पे किया 5,000 एज एक्सपेंसेस, और गुड्स वर 10,000 वॉज बर्न ड्यू टू फायर इन ट्रांजिट। ओके, इन ट्रांजिट में गुड्स दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट 7500 देन एब नॉर्मल लॉस। देखो वापस वही घुमा फिरा के क्वेश्चन आया कि 50,000 का गुड्स था, 5,000 के एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, मतलब कॉस्ट प्लस 5,000 एक्सपेंस, तो 55,000 का गुड्स बन गया। उसमें से 10,000 का गुड्स क्या हो गया, फायर में जल गया, मतलब आग में नुकसान हो गया। ठीक है, तो आपको यहां पर यह बोला गया कि 10,000 का गुड्स, मतलब देखो 50 में से 10,000 की बात बोली गई, उसने किस में से बात बोली गई है 50 में से। ठीक है, तो समझो कि यहां पर जो एब नॉर्मल लॉस हुआ, एब नॉर्मल लॉस हुआ वो कैसे रिकॉर्ड होगा, तो देखो 50 का गुड्स जो था, 50 का जो गुड्स था वो कितने का बन जाए 55,000, 50 का गुड्स जो है 55,000 का बन गया, तो ये 10,000 का गुड्स कितने का बन जाएगा 11,000 का बन जाएगा, मतलब आपका एब नॉर्मल लॉस कितने का हो गया 11,000। अब 11,000 में से इंश्योरेंस कंपनी आपको 7,500 दे देती, मतलब ये इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दे दिया, तो आपको नुकसान कितना हो गया 3500। ये आपका एब नॉर्मल लॉस हो गया, मतलब एक्चुअल में लॉस आपका इतना हुआ था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने आपको हेल्प कर दी, तो आपका लॉस उतना कम हो गया, मतलब ये आपका आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट अभी पता है यहाँ पर 2500 आंसर लाते हैं, मतलब सोचते हैं कि 10,000 में से ये गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो एक्सपेंस कौन देखेगा, एक्सपेंस भी तो देखना है। 50,000 के गुड्स पे 5,000 का खर्चा भी तो किया, तो 55,000 का गुड्स हो गया ना, तो 50 में से 10 जल गया, तो 50 में से 10 जल गया ना, तो 50 के गुड्स का वैल्यू था 55,000, डेट मीन्स के 10,000 गुड्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 11,000, तो 11,000 का नुकसान हुआ क्योंकि उसके ऊपर एक्सपेंस भी तो किया था, और 7,500 इंश्योरेंस कंपनी ने दे दी। अमर ऑफ अहमदाबाद कंसाइन गुड्स 10,000 टू द डैनिश ऑफ ओके ओके डैनिश ऑफ दवदा and paid 10,000 for the expenses. Okay, goods worth rupees 20,000 was destroyed due to the accident in transit and insurance company admit a claim 15,700 abnormal loss फाइन करना है। वापस देखो सेम क्वेश्चन ही आया, मतलब 1 लाख का गुड्स था जिसने आपने 10,000 का एक्सपेंस किया था, उसकी कॉस्ट 1 लाख थी, मतलब 1,10,000 का गुड्स बन गया। अब आपका 20,000 का गुड्स एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब आपका 1 लाख का गुड्स जो था उसकी वैल्यू आपने 1,10,000 बना दी थी,
ठीक है, 1 लाख के गुड्स की वैल्यू इतनी बन गई थी, तो जो 20,000 का गुड्स था उसकी वैल्यू कितनी बन गई होगी? तो सीधी बात है 22,000 बन गई। और उसमें से इंश्योरेंस कंपनी आपको 15,700 दे देती है। ठीक है, तो 22,000 में से अगर इंश्योरेंस कंपनी 15,700 अगर आपको दे देती है तो आपको नुकसान कितना होता है? 6300। सेम क्वेश्चन है, ये आपका एब नॉर्मल लॉस आ गया। कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। द कंसाइनर कंसाइन 3,000 liter chemical and consignee at the rate of 50 per liter and paid 25,000 expenses due to the evaporation. Okay, एक second. Okay, due to the evaporation there was a loss rupees 150 liter. ओके, 150 लीटर्स का क्या हो गया? लॉस हो गया। मतलब आपका नॉर्मल लॉस कितना हो गया? नॉर्मल लॉस कितना हो रहा है? 150 का। कंसाइनी सोल्ड 2550 लीटर गुड्स, ओके, और इतने रुपए में बेचा, उसका कोई लेना देना नहीं, हमें तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना। तो देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 3,000 लीटर का 50 रुपये वैल्यू था, तो आपका यहाँ पर टोटल वैल्यू हो जाएगा 1,50,000। उसमें आपने 21,000 का एक्सपेंस किया था, तो मतलब आपका 171,000 का क्या हो जाएगा? 3,000 लीटर की कॉस्ट हो जाएगी। उसमें आपने 150 का तो क्या हो गया था? लॉस हो गया था। तो वो 150 आपका कौन सा था? नॉर्मल लॉस था। ओके, नॉर्मल लॉस था। ओके, तो यहाँ पर 2850 और यहाँ पर 171,000। अब यहाँ पर 2550 आप माइनस करोगे, 2850 माइनस 2550, मतलब आपका 300 का स्टॉक अभी भी आपके पास है। तो सोच लो कि 2850 की वैल्यू 171,000 है, तो आपके पास जो 300 का गुड्स बचा है उसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो 171,000 इंटू 300 डिवाइड बाई 171,000 इंटू 300 डिवाइड बाई 2850, आपका आंसर आ जाएगा 18,000 रुपीज। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर है 18,000। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसाइनर कंसाइनी 3,000, देखो सेम क्वेश्चन आ गया, आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, एक सेकेंड, सेम क्वेश्चन आ गया मेरे से 2। चलो आगे बढ़ते हैं। When the bills of exchange drawn by the consignor is accepted by the consignee, which account is credited? अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन एक्सेप्ट कर रहा है? कंसाइनर इज एक्सेप्टेड बाय द कंसाइनी। कंसाइनी एक्सेप्ट कर रहा है, ओके, कंसाइनर ने सेंड किया होगा, कंसाइनी एक्सेप्ट कर रहा है। विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड? अब देखो क्रेडिटेड बोला इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के बुक्स में कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए। कंसाइनी अकाउंट है, तो आपको पता है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एंट्री कहाँ होता है? कंसाइनी के अकाउंट्स में। हम यहाँ पर क्रेडिट साइड करते हैं बाय बिल्स रिसीवेबल, और यहाँ पर हम इसको लिखते हैं क्रेडिट साइड, डेबिट साइड नहीं लिखते। तो कंसाइनी के अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। चलिए, विच टाइप ऑफ कमीशन इज पेड ऑन द गुड्स परचेज बाय द कंसाइनी हिमसेल्फ? ओके, अगर कंसाइनी ने खुद कुछ परचेस किया, कंसाइनी हिमसेल्फ मतलब वो खुद कुछ परचेस कर रहा है, तो उसके ऊपर उसको कौन सा कमीशन मिलेगा ये पूछा है। तो ओनली नॉर्मल कमीशन। देखो डेल क्रेडिट कमीशन तो किसके ऊपर मिलता है? क्रेडिट सेल्स पे मिलता है। और एडिशनल कमीशन कब मिलता है? जब ऐसा कोई एग्रीमेंट किया हो कि भाई आपने, अगर हमने डिसाइड किया उससे ज़्यादा प्राइस पे अगर बेचा हो तो नॉर्मल कमीशन मिलता है अगर वो खुद परचेस करता है तो। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कमीशन नहीं मिलता। कंसाइन हैज सोल्ड गुड्स 25,000 ऑन क्रेडिट, आउट ऑफ दिस वन डेटर्स ₹2,000 become insolvent and dividend 60 paisa per rupees was received from him. Normal commission is paid to consignee. Okay. In this case, बुक्स ऑफ कंसाइन। अच्छा, नॉर्मल कमीशन यहाँ पर लिखा है, देखो नॉर्मल कमीशन ही पे किया है, मतलब कंसाइनी को
मतलब देखो कंसाइनी को दो टाइप के कमीशन मिलते हैं, यहां पर सिर्फ नॉर्मल कमीशन ही मिला है। ठीक है, तो नॉर्मल कमीशन के केस में जो बैड डेब्ट होता है, ठीक है, उसकी एंट्री कौन से अकाउंट में क्या होती है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड होती है। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड होती है नॉर्मल कमीशन की एंट्री। ठीक है, नॉर्मल केस में, मतलब नॉर्मल कमीशन अगर दिया होता है तो अगर बैड डेब्ट होती है उस केस में कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होता है। और अगर डेल क्रेडर कमीशन अगर दिया होता है तो उस केस में बैड डेब्ट की एंट्री कहां पर होती है पता है, तो बैड डेब्ट की एंट्री कमीशन अकाउंट में होती है। कौन से अकाउंट में होती है, कमीशन अकाउंट। लेकिन कौन से कमीशन अकाउंट में, देखो समझाता हूं। कंसाइनी के बुक्स के अंदर जो कमीशन अकाउंट होता है ना, कंसाइनी के बुक्स के अंदर जो कमीशन अकाउंट होता है उसमें डेबिट होता है। ठीक है, और ये कंसाइनर की बुक में होता है, कंसाइनर की बुक में। तो देखो यहां पर तो क्लियर कट लिखा है नॉर्मल कमीशन है, तो नॉर्मल कमीशन के केस में देखो नुकसान कितना हो रहा है आपको, 2000 का। 2000 का पैसा नहीं आ रहा, अब 60% पैसा आ रहा है, मतलब यहां पर सिर्फ आपको 60% पैसा ही मिल रहा है, मतलब 1200 रुपये मिल रहा है, 800 रुपये नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 800 रुपये जो नहीं मिल रहा है वो क्या करेंगे, उसकी एंट्री बैड डेब्ट। ठीक है, 800 रुपये जो नहीं मिल रहा है वो बैड डेब्ट हो गया, ये बैड डेब्ट हो गया। और ये बैड डेब्ट क्या करेंगे, बैड डेब्ट जो है वो डेबिट करेंगे बैड डेब्ट अकाउंट। ठीक है, बैड डेब्ट अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, और कंसाइनमेंट अकाउंट में मतलब हम उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट में उसकी हम एंट्री करते हैं 800। मतलब देखो ये तो कंफर्म है कि 800 आने वाला है, तो मतलब ये तो एंट्री कैंसिल ही हो गई ना, ये तो आना ही नहीं चाहिए, 800 ही आना चाहिए। तो 800 में देखो यहाँ पर क्या लिखा, डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। गलत, कंसाइनी अकाउंट में थोड़ी डेबिट करते हैं, डेबिट की कहाँ पे करते हैं, टू बैड डेब्ट अकाउंट। ठीक है, बैड डेब्ट अकाउंट, और उसको बाद में कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट में भी डेबिट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर बोला है देखो, जयेश ऑफ जामनगर सेंड 10 टीवी। ओके, 10 टीवी सेट ईच ऑफ ₹10,000 कमलेश ऑफ कालावाड़ फॉर द सेल्स ऑन consignment basis and he paid 5,000 toward the freight insurance. Okay, on TV set was totally destroyed, one TV set totally destroyed in the transit due to the fire and claim was received for ₹10,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया। हाउ मच कंसिडर एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस दो होते हैं ना, उसमें एबनॉर्मल लॉस की बात बोलिए। तो देखो यहाँ पर 10 टीवी की जो वैल्यू है उसमें एक टीवी की वैल्यू 10,000 है, तो मतलब टोटल कितना हो गया, 1,00,000 हो गया। उसमें उसने 5,000 का एक्सपेंस पे किया था, तो 1,05,000 का आपका टोटल वैल्यू बन गया 10 टीवी का वैल्यू। उसमें से उसने क्या बोला, एक टीवी का तो नुकसान हो गया, तो एक टीवी का नुकसान हुआ तो समझो ना यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो 10 टीवी की वैल्यू 1,05,000 है, तो एक टीवी की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ जाएगी, 10,500 आ जाएगी। ठीक है, 10,500 आ जाएगी। यहाँ पर ये काम होने के बाद आपको पता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पैसा दे रही है, 10। इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पैसा दे रही है, 10,000 दे रही है। तो यहाँ पर आपको 500 रुपये का क्या होने वाला है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर 500 रुपये का एबनॉर्मल लॉस आपको हो जाएगा। कंप्लीट। तो देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने 20 क्वेश्चन एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ और विथ कैलकुलेशन के साथ समझा दिया। और हो सके तो आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ओके, गुड लक एंड टेक केयर।